Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Social Pharmacy Unit 3rd Nutrition and Health Chapter number 1. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी और उसकी 2 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस सब्जेक्ट की 3rd यूनिट जिसका नाम है न्यूट्रिशन और हेल्थ। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन है कि हम कैसा फूड इनटेक करते हैं, कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर वो लो क्वालिटी है या क्वांटिटी में कम है या उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं है, तो वो सब कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 अबाउट द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसके अंदर सबसे पहले ये समझो कि न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, किसको हम न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखते हैं और न्यूट्रिशन का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड फॉर द सपोर्ट इट्स लाइफ। इट इंक्लूड्स इंजेक्शन, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism and excretion. The nutrition is a method in which a food is consumed by the organism into the body and utilizing the nutrients from the food. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जो है वो एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को यूज करता है, किसके लिए, उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए फूड को कंज्यूम करता है, फूड को यूज करता है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि फूड को मुंह में डालना, फिर अब्जॉर्प्शन, उस फूड का हमारी बॉडी के थ्रू अब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन मतलब कि उसका एसिमिलेट होना, उसका इकट्ठा होना। ठीक है, बायोसिंथेसिस, नए नए कंपाउंड्स का उससे सिंथेसिस होना, कैटाबोलिज्म, उसका ब्रेकडाउन होना, एंड फाइनली एब्जॉर्ब होकर के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करके फाइनली जो नॉट यूजेबल प्रोडक्ट है, नॉट डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सक्रीशन हो जाना। तो इस तरीके से फूड को हम खाते हैं, सबसे पहले वो जाता है हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका डाइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और अब्जॉर्प्शन होने के बाद जिस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है उससे किसी अदर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइनली जो अनयूज्ड प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। जो अब्जॉर्ब हुआ है वो भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूटता है, किसी और में सिंथेसाइज होता है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म उन मॉलिक्यूल्स के साथ चलता रहता है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक मेथड है जिसके अंदर जो फूड रहता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंज्यूम किया जाता है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशन वो मेथड है जिसके थ्रू जो फूड रहता है उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू बॉडी में कंज्यूम किया जाता है, और फिर इस फूड में से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और इस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, ये क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब ये तो हुई न्यूट्रिशन की बात। अब ये न्यूट्रिशन का हेल्थ पर क्या इफेक्ट है देखो। तो पहले समझो हेल्थ होती क्या है। तो हेल्थ हम पढ़ चुके हैं वैसे, हेल्थ के डायमेंशन, हेल्थ के इंडिकेटर्स, तो वही सेम चीज है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग एंड एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब है किसी भी इंसान का फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या होना, वेलबींग होना, अच्छा कंडीशन में होना, और एब्सेंस ऑफ डिजीज होना, उसमें कोई भी बीमारी का नहीं होना। जब कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली फिट होता है, किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लायक होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, हेल्थ बोला जाता है।
और ऐसी बीमारियों, और साथ में उसमें क्या होता है, कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। जबकि पुरानी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी पर्सन में कोई बीमारी नहीं है तो वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेल्थ। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर इसी को रिमाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि हेल्थ का क्या, कितने टाइप होती हैं। तो 4 टाइप की आपके हेल्थ होती हैं। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ। ठीक है, तो इस तरीके से कौन कौन से टाइप की होती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, एनवायरमेंटल और सोशल जैसी अलग अलग टाइप की आपकी हेल्थ होती है। हेल्थ को अलग अलग मैनर्स में डिफाइन किया गया है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर वो इंटेलेक्चुअल नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम है, अगर वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो सारी चीजों को यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाता है कि हम ओवरऑल इंसान जिस जहाँ भी रह रहा है वहां पे फिट रह सके, हैप्पियर कंडीशन में रह सके, उसको हम हेल्दी पर्सन में काउंट करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ की यहाँ पे बात होती है। तो सबसे पहले आता है अपने फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब कि बॉडीली ठीक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है। So it is defined as a state in which every cell and every organ is functioning at an optimum capacity and imperfect harmony with the rest of the body. The physical health indicates that all body organs are structurally and functionally in the normal state and their organ and organ system. क्या बोल रहे हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में, कि फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो बॉडी है, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन जो है वो उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, और उसकी बॉडी, जो उसके बॉडी ऑर्गन से वो रिमेनिंग जो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से, उसके जो एक एक बॉडी ऑर्गन से वो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ एक परफेक्ट हार्मोनी के अंदर है। ठीक है, परफेक्ट हार्मोनी के अंदर है मतलब कि सही से कॉर्डियल कर पा रहे हैं। जब हमारा दिमाग कह रहा है बोलने के लिए तो हम बोल पा रहे हैं, दिमाग कह रहा है कि देखने के लिए तो हम देख पा रहे हैं, हमारा दिमाग कह रहा है कि हाथ तुम खड़े हो जाओ तो हाथ खड़ा हो पा रहा है। तो इस तरीके से हमारे हर एक सेल, हर एक बॉडी ऑर्गन अच्छे से ऑप्टिमम कंडीशंस में काम करे और दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम परफेक्ट हार्मोनी भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ किस बात को इंडिकेट करती है, इस बात को बताती है कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, स्ट्रक्चर के अंदर भी और फंक्शनिंग के अंदर भी किसमें है, नॉर्मल स्टेट के अंदर है, और उनके जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो भी प्रॉपरली वहां पे काम कर रहे हैं, प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिजिकल हेल्थ। सेकेंड होता है अपने मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी संतुलन। ठीक है, so it is defined as a state of balance between the individual and the surrounding world, including the environment, and the state of harmony between oneself and other. मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि जो पर्सन है वो और जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहा है उसके बीच में क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस है। ठीक है, तो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस सराउंडिंग वर्ल्ड के अंदर वो रह रहा है, और जो खुद इंडिविजुअल पर्सन है, उन दोनों के बीच में एक स्टेट ऑफ हार्मोनी है। वो वो उस सराउंडिंग में क्या कर पा रहा है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस कंडीशन को मेंटेन कर पा रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाले को समझ पा रहा है। उन दोनों के बीच में एक स्टेट ऑफ हार्मोनी है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, उसको क्या बोला जाता है, मेंटल हेल्थ बोला जाता है। ठीक है, ये जो मेंटल हेल्थ होती है ये डिफरेंट टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर है न्यूरोसिस, डिप्रेशन और शाइजोफ्रेनिया। अगर ये मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, न्यूरोसिस मतलब न्यूरॉन में डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस, डिप्रेशन यानी कि जो आपके ब्रेन है वो डिप्रेस हो जाएगा, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगा। और शाइजोफ्रेनिया, शाइजोफ्रेनिया भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती है। थर्ड होता है अपने सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है कि सोसाइटी में किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड एंटर पर्सनैलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। सोशल हेल्थ का क्या मतलब है, सोशल हेल्थ का मतलब है कि जब किसी
पर्सन की जो इंटर पर्सनैलिटी होती है, उसकी खुद की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी और कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी के साथ, कि वो कम्युनिटी के साथ लोगों के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर्सनैलिटी की क्वालिटी कैसी है, कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा है, या अगर कम लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा है तो उनके साथ किस तरीके की बॉन्डिंग में कनेक्ट हो पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सोशल हेल्थ बोलते हैं। फोर्थ है अपने स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, इट इज द कन्वर्जन विद द स्पिरिचुअल सोल विच डायरेक्ट द पर्सन टू द वर्ल्ड राइट थिंग एंड कीप अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स। This spiritual health refers to the individual which reaches the purpose of the life. स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो कन्वर्जन है किसका, जो हमारी स्पिरिचुअल सोल है, हमारी जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, मतलब सोल का मतलब कह सकते हैं हमारी जो सोल है, ठीक है, वो विच डायरेक्ट द पर्सन, जो इंसानों को डायरेक्ट करती है सही रास्ते पर जाने के लिए, सही चीजों को करने के लिए और बुरी चीजों को, बुरी आदतों से दूर रखने के लिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल कहाँ पहुंच जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच जाता है कि उसको जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, क्या पर्पस है उसके जीवन का, ये उसको पता चलता है स्पिरिचुअल हेल्थ के थ्रू। तो क्या बोलते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल सोल जो है एक इंसान को डायरेक्ट करती है कि क्या सही है, क्या गलत है और किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है, और ये जो है इंसान को पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाती है, जीवन के उद्देश्य की तरफ लेकर के जाती है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स किए जाते हैं यहाँ पे जो कि हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़े होते हैं, और दूसरा होता है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी दैट नीड्स इन द लार्ज क्वांटिटी to maintain the healthy. The macronutrients provide the body energy that helps to prevent the disease and allow the book to function correctly. There are three main types of macronutrients such as fat, carbohydrate and proteins. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और ये बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इन्हें हमें बाहर से किसी आउटर सोर्स के थ्रू क्या करना रहता है, इनटेक करना रहता है, बाहर से हमें डाइट के थ्रू इसको लेना रहता है। तो असेंशियल जहाँ भी न्यूट्रिशन के अंदर खाने पीने में असेंशियल वर्ड आता है, जैसे असेंशियल अमीनो एसिड आता है या असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आता है, तो उसका मतलब ये है कि इसे हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नीडी होते हैं, काफ़ी ज़रूरत होती है इनकी हमारी बॉडी को, और लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है टू रिमेन द हेल्दी, किसके लिए, हेल्दी बने रहने के लिए। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किससे किससे बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं, बुक टू फंक्शन करेक्टली, सही से काम करने के लिए उनको अलाउ करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है इसकी हमारे को हेल्दी बने रहने के लिए, और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हम बीमारियों से बचे रह सकें और प्रॉपरली करेक्टली क्या कर सकें, काम कर सकें। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। पहले बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू। द रिक्वायरमेंट इज 10 to 35% and the source is the meat, chicken, fish, nuts, seeds, whole grains, beans, eggs, dairy and soy, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बनाते हैं, और ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, ये बॉडी टिश्यूज
के ग्रोथ के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के मेंटेनेंस के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कराते हैं, हमारा विकास करवाते हैं। रिपेयर का मतलब होता है कहीं चोट लग गई तो उसको घाव को भरने का काम करते हैं। और मेंटेनेंस यानी कि बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, एक सही सिचुएशन में बनाए रखते हैं बॉडी टिश्यूज को। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को वो होती है 10 to 35%, यानी कि 10 से 35% हमको इसकी आवश्यकता होती है। और सोर्सेज है कि कहाँ कहाँ से हमको मिलेंगे, तो मीट से मतलब कि मांस से, चिकन से, और फिश से यानी कि मछली से, नट्स से यानी कि जो नट्स होते हैं ना काजू बादाम, वहाँ से, सीड्स से यानी कि बीजों से, होल ग्रेन से, और बीन्स से, बीन्स मतलब कि सेम, और एग्स से, अंडों से, डेयरी प्रोडक्ट से यानी कि दूध से, और सोया से यानी कि सोयाबीन से हमें मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड होते हैं आपके फैट। फैट मतलब कि ये तेल है ना, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड द बॉडी with the energy. The requirement is 20 to 35% and the sources are the oily fishes, olive oil, nuts, meats, butter and cheese. फैट की बात करें तो फैट क्या है, हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारी बॉडी को ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 20 to 35%, 20 से 35% इसकी हमको आवश्यकता होती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है ऑयली फिशेस से, ठीक है, ऑलिव ऑयल से, नट्स से, मीट से, बफर से और चीज से, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट होते हैं ना उनसे ये हमको मिलता है। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट आर अ preferred source of energy for the several body tissues and primary energy source for the brain. कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं और ये हमारे ब्रेन में प्राइमरी सोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रेन के लिए तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ब्रेन को अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो ब्रेन में एनर्जी की कमी हो जाती है। इसी वजह से अगर खाना नहीं खाते तो चक्कर खा के गिर जाते हैं ना, यही रीजन है। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन की जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो चक्कर आके गिर जाओगे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी के डिफरेंट बॉडी टिश्यूज के लिए भी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को कितनी होती है, 45% to 65%, 45 से 65% इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ही मिलता है, राइस, चावल, पोटैटोज, आलू, मक्का, हनी, शहद, डेयरी यानी कि दूध से, और बीन्स यानी कि सेब, और शुगर यानी कि शक्कर से हमें मिलता है। जितने भी मीठी चीजें होती है ना उनसे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये बात हुई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या देखा हमने, फैट, लिपिड और फैट लिपिड तो एक ही हो गया, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हमने देखा। नेक्स्ट हमारे सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कि जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे को नीड होती है, लेकिन उनकी फिर भी इतनी नीड होती है कि अगर वो ना मिले तो उनकी कमी से क्या हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। सो दे आर द वन विच इज द मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू नीड, योर बॉडी नीड्स। दे इंक्लूड्स vitamins and minerals and they content of each food is different. So it's best way to eat a variety of food to get the enough vitamins and minerals. They are critical. So several important functions in your body and must be consumed from the food. ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एक मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके वाइटामिन और मिनरल्स मेजरली, और ये जो है फूड का वो कंटेंट है, वो हिस्सा है जो कि औरों से अलग होता है। और इसलिए ये अगर आपको ये वाइटामिन और मिनरल्स एक इनफ क्वांटिटी के अंदर चाहिए तो इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक फूड के अंदर ये सारे विटामिन नहीं मिलेंगे, सारे मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग वाइटामिन होते हैं, आपको पता है वाइटामिन भी बहुत सारे होते हैं, ए, बी, सी, डी,
ई, के, है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के वाइटामिन होते हैं, तो वो सारे वाइटामिन एक ही फूड में नहीं मिलते हैं, अलग अलग फूड में मिलते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग फूड खाना पड़ता है इन वाइटामिन को इनटेक करने के लिए। और ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है प्ले करते हैं और मस्ट बी कंज्यूम फ्रॉम द फूड, और इसलिए इनको फूड के थ्रू कंज्यूम करना क्या होता है, मस्ट होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम क्या है, हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको चाहिए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर। बिना पानी के तो हम जी भी नहीं सकते। तो पानी ऐसा क्या करता है भाई हमारी बॉडी में, जिसके लिए हमें इतना पानी पीते हैं हम लोग। तो क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की, वाटर क्यों ले रहे हैं। सो water is the universal solvent and used in the most of the reactions and product formation. This water is neutral in nature, but in reactions it shows both amphoteric properties such as acid and base. ठीक है, वाटर क्या है, वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि कहाँ यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अंदर यूज किया जाता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती है, जैसे अगर तुम डाइजेशन की देख लो, तो डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ही तो करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में ही तो ब्रेक डाउन करते हैं। कौन, जो हम एंजाइम्स की बात करते हैं, हम सारे एंजाइम्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सारे एंजाइम करते हैं क्या है, ये सारे एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस करते हैं, यानी कि वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं फूड के साथ, खाने के साथ जो पानी पीते हैं, ये पानी क्या करता है, इस सारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, इसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और लार्जर मॉलिक्यूल से, यहाँ कहेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है नेचर के अंदर, नेचर में कैसा है ये, न्यूट्रल है, बट इन द रिएक्शन के अंदर इट शोज बहुत एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो नेचर जो होता है इसका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, लेकिन जब ये रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो ये दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एम्फोटेरिक इसकी प्रॉपर्टी होती है। एम्फोटेरिक मतलब कि ये एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। कैसे, देखो ये होता है आपके वाटर यानी कि H2O। ठीक है, ये डिसोशिएट होता है किसके अंदर, H+ आयन और OH- आयन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये वाटर ब्रेक डाउन होकर क्या देता है, H+ आयन देता है, इसलिए ये एसिड भी है, और साथ में OH- आयन भी देता है, इसलिए ये बेस भी है। तो इस तरीके से वाटर जो रहता है इस तरीके से भी पाया जाता है, और इस एक H+ आयन को किसी और H2O के थ्रू कंज्यूम करके H3O+ में भी पाया जाता है। तो ये होता है आपके हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसमें एक H+ आयन है। तो ये जो वाटर है ये OH- आयन भी देता है, और ये जो है H+ आयन भी देता है। तो इस तरीके से ये एसिडिक भी है और ये बेस भी है। तो यही बोल रहे हैं कि ये एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर इसका होता है। So about 2.5 to 3.5 liters per day of water is required for the adult human। जो भी कोई भी एडल्ट ह्यूमन होता है उसको एक दिन में लगभग 2.5 से 2.5 से 3.5, 2.5 से 3.5 लीटर जो है पानी की डेली की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, और एक पानी की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक तो उसमें कलर नहीं होता, ना कोई स्मेल होती है, ना ही उसमें कोई टेस्ट होता है। अब सम इम्पोर्टेंस, कॉमन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं कि ये पानी किस किस में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ये करता है हेल्प इन द डाइजेशन, खाने को पचाने करता है, इन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ऑर्गन फंक्शनिंग, बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉपरली काम करने के अंदर हेल्प करता है, रेगुलेशन इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। फिफ्थ है जॉइंट एंड मसल एक्टिविटी, जो जॉइंट्स है हमारे और जो मसल्स है उसकी एक्टिविटी जो है उस एक्टिविटी को मेंटेन करता है। एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स और एक्सक्रीटरी मैटर, जो भी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेजर फंक्शंस जो है वो वाटर के थ्रू परफॉर्म
किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपके हेल्प इन द डाइजेशन, खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो मैंने अभी आपको बताया भी सही कि जो पूरा डाइजेशन आप पढ़ते हैं उसके अंदर आपको एंजाइम एंजाइम पढ़ाए जाते हैं कि इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगा। लेकिन सारी ही जो रिएक्शन है, सारी ही जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ही उनका ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो ये हेल्प में इस तरीके से काफी ज्यादा हेल्प करता है फूड के डाइजेशन के अंदर। तो क्या बोल रहे हैं, इनिशियली वी कंज्यूम फूड विद initially we consume the food, then the salivary secretion helps in the lubrication and break down the food in the smaller particles. When the smaller food particles reaches to the stomach or intestine, then it converted into the absorbable food in the presence of water. Finally, the water helps in softening of fecal matter for easily pass out from the rectum. ठीक है, हेल्प कैसे करता है, देखो सबसे पहले हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे जैसे खाना खाते हैं तो मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। ये सलाइवा क्या करता है, उसका लुब्रिकेशन करता है, उसको लुब्रिकेट कर देता है, और उसके बाद ये फूड जो है सबसे पहला डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाता है। सलाइवा के अंदर भी सलाइवरी एंजाइम्स हैं जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही सलाइवा मिक्स होती है वैसे ही फूड जो है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन होने लग जाता है, टूटने लग जाती है। फिर ये जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं ये जाते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर। पहले स्टमक में जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, जहाँ पे ये फिर इनका ब्रेक डाउन होगा और ये वाटर की प्रेजेंस में जो है अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे अब देखो सबसे पहले ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, सबसे पहले लुब्रिकेशन में हेल्प करता है वाटर, उसके बाद स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, और थर्ड लास्ट में वाटर हेल्प करता है जो फीकल मटेरियल बना है हमारा उसको इजीली रेक्टम के थ्रू पास हो जाने के लिए सॉफ्टन करने में भी हेल्प करता है कि वो इजीली रेक्टम के थ्रू पास हो जाए। तो इस तरीके से डाइजेशन में 3 तरीके से हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में, अब्जॉर्बेबल बनाने में और सॉफ्टनिंग करने में, फीकल मटेरियल को सॉफ्टन करने में। नेक्स्ट है आपके इन द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब कि बॉडी सर्कुलेशन करने के अंदर। ठीक है, सेकंड है सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर ये हेल्प करता है किसको, देखो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेट करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है। तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब बाय द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन डायरेक्टली फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज पॉसिबल ड्यू टू द वाटरी नेचर ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। हमारे बॉडी के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए गए हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। और इस सर्कुलेशन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। उसके वाटरी लेवल की वजह से, उसके वाटरी नेचर की वजह से ये जो सर्कुलेशन है ये पॉसिबल हो पाता है। थर्ड है ऑर्गन फंक्शनिंग। ऑर्गन फंक्शनिंग के अंदर है कि ईच एंड एवरी ऑर्गन रिक्वायर्स द वाटर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग एंड मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर एक्सेट्रा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो बॉडी के हर एक ऑर्गन, ईच एंड एवरी ऑर्गन को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। किसके लिए, उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए, उनके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। एग्जाम्पल उनको क्या चाहिए, ब्रेन को चाहिए वाटर, हार्ट को चाहिए वाटर, लंग्स को चाहिए वाटर, किडनी को चाहिए, आपके लीवर को चाहिए। हर बॉडी ऑर्गन को प्रॉपरली काम करने के लिए, मेटाबोलाइज होने के लिए क्या चाहिए, वाटर की नीड होती है। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द थर्मो रेगुलेशन। जो वाटर है वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इन द समर्स एंड इन द विंटर्स। In the winters, when we consume the water, then the metabolic activity are active and produce a huge amount of heat and energy. Thus, it regulates the body temperature. Whereas in summers, after the metabolism activity, water is removed from the body in the form of sweat and shows a cooling effect. Thus, it regulates the body temperature. ठीक है, विंटर्स में क्या होता है, सर्दियों में हम क्या करते हैं,
वाटर को कंज्यूम करते हैं और ये वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू हमारी बॉडी को एक्टिव बनाए रखता है, बॉडी में हीट जनरेट करता है, बॉडी को एनर्जाइज रखता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जबकि समर्स के अंदर जब मोटा वाटर के जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती हैं तो उसके थ्रू जो स्वेट होता है, पसीना होता है, पसीने के रूप में क्या होता है वाटर का रिमूवल होता है, वाटर रिमूव होता है और क्या करता है कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जब पसीना बाहर निकलता है ना तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ठंडा होता है, ठीक है। तो बॉडी हीट को बाहर निकालने का तरीका है स्वेटिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि वाटर को रिमूव करके बाय द स्वेटिंग ग्लैंड्स क्या दिखाया जाता है, बॉडी क्या करती है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है जॉइंट्स एंड मसल्स की एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे फॉर द एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। That means some joints and muscle activity works in the presence of iron. So sometimes water act as an iron replacement factor and helps in the activity of contraction and relaxation. This water acts as a lubrication agent in between the joints, so it overcomes the friction and damage between them. ठीक है, क्या बोल रहे हैं जॉइंट्स एंड मसल एक्टिविटी के अंदर कि जॉइंट्स जो रहते हैं, आपकी मसल्स जो रहते हैं, इनकी एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करता है वाटर। तो इनकी एक्टिविटी के लिए मसल्स की और जॉइंट्स की एक्टिविटी के लिए वाटर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जो कुछ जॉइंट्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, वो इस वाटर में प्रेजेंट जो आयन है उन आयंस की प्रेजेंस में काम करते हैं। तो यहाँ पे आयंस का इंपॉर्टेंट रोल है जो वाटर में प्रेजेंट है। दूसरी बात कि कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है वाटर जो है वो आयन रिप्लेसमेंट फैक्टर का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई किसी बॉडी में कमी हो जाती है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसको सिंपली क्या कहते हैं कि पानी में शक्कर और नमक मिला करके दे दो ताकि आयन रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो आयन का भी काम करता है वाटर। और आयंस जो इसमें प्रेजेंट है वो किसमें करते हैं बॉडी के डिफरेंट मसल्स और जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसी एक्टिविटीज के अंदर हेल्प करते हैं। सेकंड है कि वाटर जो है किसका काम करता है, लुब्रिकेशन एजेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकना बनाता है, जिसकी वजह से जैसे ये जॉइंट्स है तो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं जॉइंट्स के थ्रू, तो यहाँ पे ये जब ऐसे ऐसे मूव करेगा तो दो हड्डियों के बीच में घिसड़ होगी ना, तो वहां पे लुब्रिकेशन करके क्या करता है उस घिसाव को कम कर देता है, उस घिसाव को खत्म कर देता है जिससे हड्डियां घिसती नहीं है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करता है किसके बीच में, जॉइंट्स के बीच में। और ये ओवरकम, और इससे हम ओवरकम कर लेते हैं किससे, जो जॉइंट्स के बीच में जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शंस कम हो जाता है और उनके बीच में जो डैमेज हो सकता है वो डैमेज भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है। टॉक्सिन्स को रिमूव करके जो भी हानिकारक चीजें हैं, टॉक्सिन्स है, एक्सक्रीटरी मैटर है, उनको रिमूव करके। So more of the toxins and excretory product are excrete out of the body in the form of bodily fluid, example urine and sweat, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं किस फॉर्म में, बॉटरी फ्लूइड के फॉर्म में हम उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू हम जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं, उसको क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं, किसको यूज करके, वाटर को यूज करके। तो इस तरीके से वाटर जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने देखा कि क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम यूज करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ठीक है। तो ये किस तरीके से होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के हेल्थ के अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और जानकारी हासिल करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, एक्सेस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, और कैसे इनको हमको एक मैनेज क्वांटिटी के अंदर, एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर इनटेक करना होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।